हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम अपना वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने बात की हुई थी पिछले टॉपिक में कूलॉम्स लॉ और उसकी यूनिट्स और डायमेंशंस की बात की हुई थी। इसके बाद इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इनकी बात की हुई थी हमने। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता हमारा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम का वेक्टर रूप लिखना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाता है। क्या है यहाँ पर बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। जब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में राइट करना। वेक्टर फॉर्म कंडीशन क्या होगी जरा बात समझते हैं। तो यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। 2 चार्जेस लिए हुए Q1 एंड Q2 और ये दोनों ही एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब देखिए मैंने कहा दोनों पे हो सकता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है निगेटिव चार्ज हो। जैसा यहाँ पे चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें फोर्स होगा। मैंने कहा दोनों पे कैसा है, प्लस चार्ज है। जब सेम चार्ज होता है तो उनके बीच में फोर्स काम करता है, रिपल्सन्स। तो अब देखिए Q1 ये दोनों फोर्स रखे हुए हैं। कूलॉम्स के नियम के अनुसार क्या होगा कि Q1 क्या करेगा, Q2 पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। इसी तरीके से Q2 क्या करेगा, Q1 को फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि दोनों ही चार्ज एक दूसरे से लिमिटेड डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q1 के कारण Q2 पर कितना फोर्स होगा, Q1 के कारण Q2 पर इसके कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब बात कर रहे हैं F21 मतलब क्या है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, यानी दूसरे पर पहले के कारण फोर्स कितना काम कर रहा है ये। इसी तरीके से Q2 क्या कर रहा होगा, इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। कितना फोर्स लगेगा यहाँ पे देखिए, तो Q2 इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो F12 यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी दूसरे के कारण लगने वाला बल होगा, इतना काम कर रहा है। यानी दोनों पर एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अब देखिए अगर हम कह दें कि Q1 से Q2 की पोजीशन निकालें, डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर, तो यह डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होती है यहाँ पर। तो फाइनल किसके लिए बात करें, Q2 के लिए। ये क्या है Q1, अगर मान लेते इसकी पोजीशन यहाँ से कितनी R2, क्या लिख सकते हैं इसको, R2 माइनस R1। ये इसके कारण Q1 से Q2 की पोजीशन निकल है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि Q2 से Q1 की पोजीशन कितनी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फिर वही कंडीशन डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल इसका ये, तो इसकी पोजीशन कितनी होगी R1, इसकी कितनी हो जाएगी माइनस। ये देखिए ये क्या था R2 माइनस R1, Q1 टू Q2 की पोजीशन निकाला है। R1 माइनस R2 क्या है, Q2 से Q1 के लिए पोजीशन आ गई है। ठीक है। अब देखिए तो हम बात करते हैं कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q1 का काम कितना फोर्स लग रहा है, कितना काम कर रहा है यहाँ पे F21। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम के अनुसार F21 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है देखिए, Q1 Q2 अपॉन R², मॉड R²। ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में राइट है यहाँ पर, बट हमको इसको लिखना किसमें, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में राइट करने के लिए क्या करेंगे आप कि यहाँ पर डायरेक्शन होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म में राइट करने के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। और डायरेक्शन किससे हम कैलकुलेट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर क्या होता है, A कैप इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A।
तो जहां पर डायरेक्शन होती है वहां पे क्या आता है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन बात करें और Q2 पर कितना है, तो Q1 से Q2 क्या है, ये डायरेक्शन जा रही है, इस डायरेक्शन पे हम बात कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन क्या है फोर्स की, यहाँ पे ये दिख रही है। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए F2 1 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड R स्क्वायर डॉट या इंटू यहाँ से यहाँ की इसकी डिस्टेंस कितनी है, R2 माइनस R1। तो क्या राइट कर सकते हैं, R2 माइनस R1 का कैप, ये राइट कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए एक बात और समझ लें यहाँ पर कि R जो है यहाँ पर R किसके इक्वल है, मॉड ऑफ R2 माइनस R1 इक्वल टू मॉड R1 माइनस R2। ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है यहाँ पर। तो ये देखिए यूनिट वेक्टर में राइट है, यूनिट वेक्टर को क्या राइट कर सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन ए। अगर इसको हम पोजीशन को आर के स्टेप में वेक्टर को लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए F2 1 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको क्या राइट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे वेक्टर, तो क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन मॉड R2 माइनस R1 राइट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहां तक बात आ गई हमारी, इसकी कंडीशन की वैल्यू हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसी को देखिए अगर हम दूसरे स्टेप में बात करें तो क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पर, समझिएगा बात को कि यहाँ पर देखिए R किसके इक्वल है, R2 माइनस R1 के, मीन जहां पर R उसके हम R2 माइनस R1 राइट कर सकते हैं। क्लियर, तो F2 1 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड R2 माइनस मॉड R1। इधर क्या चल रहा है, R2 माइनस R1 अपॉन मॉड वेक्टर R2 माइनस R1। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए F2 1 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर था, स्क्वायर और इंटू इसका मल्टीप्लाई पावर कितनी हो जाएगी 3, बेस कॉमन होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो R2 माइनस R12 होल क्यूब, इधर क्या आ गया R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये निकल आया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q1 के कारण Q2 पर बल कितना आ गया, F2 1 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड R2 माइनस R12 होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला ये था, देखिए तो ये इसकी आ गई वेक्टर फॉर्म आ गया। अगर इसी को हम ऐसे बात करें कि सिमिलरली इसी प्रकार देखिए हम ये कहते हैं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q2 कितना फोर्स लगा रहा है Q1 पर, Q2 कितना फोर्स लगा रहा है Q1 पर, तो देखिए कितना है F1 2 इक्वल टू सेम यही बस क्या होगा, जहां पे Q1 है वहां पर R1 माइनस R2 R1 माइनस देखिए सेम आ गए। तो इस तरीके से हम चाहे Q1 से Q2 पर निकालें तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, Q2 के कारण Q1 पर निकालें तो भी निकाल सकते हैं, दोनों ही फोर्स देखिए आना से। तो ये इक्वेशंस की अगर हम बात करें, मान लीजिए सपोज दैट इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए दोनों ही फोर्स यहाँ पर, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है इक्वल होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों को उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। बट यहाँ पे देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर Q2 में जो फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, इसकी डायरेक्शन आगे की जा रही है,
जबकि Q2 का डायरेक्शन क्या रही, पीछे की ओर आ रही, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट ऐसे काम कर रहे, ये इधर ये इधर ऐसे, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इस इक्वेशन को देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या राइट कर सकते हैं कि F12 इक्वल टू माइनस F21 राइट कर सकते हैं। दोनों ही फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, इस कारण यहाँ पे क्या रहा साइन, माइनस का रहा। ओके, तो अगर इसी फॉर्मूले को देखिए जो लिखा हुआ F12 इक्वल टू माइनस F21, ये फॉर्मूला कुछ और भी रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा अगर आप वो याद करें तो आप न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ आपको पढ़ते हैं F1 इक्वल टू माइनस F2, जिसको आप एक्शन और रिएक्शन लॉ बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या था F1 इक्वल टू माइनस F2, और ये जो इक्वेशन में प्रूफ किया F12 इक्वल टू माइनस F2, दोनों देखिए सेम राइट है, देख सकते हैं ना। इसका मतलब यहाँ पर जो न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये जो इक्वेशन आ रही है इसको इक्वेशन में दे दिया थर्ड, तो न्यूटन थर्ड लॉ shows द इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी ये इक्वेशन न्यूटन थर्ड लॉ को भी सेटिस्फाइड करती है। दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये इक्वेशन भी क्या कर रहा है, न्यूटन के थर्ड नियम को संतुष्ट करता है। क्योंकि F1 इक्वल टू माइनस F2, सेम आप देख सकते हैं F1 इक्वल टू माइनस F2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एग्जाम में काफी पूछा जाता है। 1 नंबर का अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरीके से F21 इक्वेशन राइट करने के बाद किसी भी बच्चे ने पूछा हुआ था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्किंग का है बताए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा बोर्ड लेवल में आता है 5 मार्क्स का। आपको जैसे जो जो चैप्टर्स आगे आते जाएंगे आपको उसके बारे में बताता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी 5 मार्क्स की बोर्ड लेवल में। आगे IIT उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको बताए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स में जो भी चीजें होंगी। तो आपने देखा ये हमारा आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, राइट कर सकते हैं आप। देखिए अब देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया ग्रेविटेशन कूलॉम्स लॉ पढ़ा हुआ आपने। अब जरा एक बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा था ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों में डिफरेंस क्या होता है या सिमिलरिटी क्या होती है। देखिए डिफरेंस बिटवीन Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युत बल एंड Fg मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, Fe क्या है इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत बल। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं पहले। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए कि Fe जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है यहाँ पर। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा Fg वो ओनली पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मैंने कहा फोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा। जब अगर दोनों के चार्ज सेम होगा तो रिपल्सन फोर्स होगा, और अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पर इसलिए कहा मैंने। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, टू बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी को आप ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो क्या करता है, अर्थ को कैप्चर करता है। कभी अर्थ से रिपल ऊपर जाता है, नहीं, हमेशा अर्थ अपनी ओर कैप्चर करती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया ये कैसा होता है, ओनली पॉजिटिव होता है। दूसरी बात देखिए कि जो Fe है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या करता है, डिपेंड अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी कि विद्युत बल जो है हमारा वो माध्यम पर डिपेंड करता है कि आवेशों के मध्य का माध्यम कैसा है।
आवश्यक मत माध्यम कैसा है। अलग अलग माध्यमों के लिए इसका वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जबकि Fg की बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम मीन्स Fg गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हमारी कुछ सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज थी। तीसरी बात अगर हम बात करें कि Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने पढ़ा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ K इक्वल टू क्या 1/4 जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ कैपिटल G क्या है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। तो देख सकते हैं दोनों कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंस होती है, ये इनमें डिफरेंस। अब जरा हम बात करते हैं कि सिमिलरिटीज की। समानताएं, तो समानताएं में अगर हम बात करें कि पहली बात देखो कि Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Fg दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लोग को फॉलो करते हैं। ठीक है, सेम ये भी दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर। ये फॉर्मूला देखें यहाँ पे क्या लिखा, मैंने बताया था कि F प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर, इधर देखिए F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही R पर डिपेंड कर रहा है। R जैसे जैसे बढ़ेगा तो फोर्स वैसे वैसे डिक्रीज होने लगेगा। दोनों देख सकते हैं सोन वैल्यू लिखी है। और ये जो मैंने कहा था पीछे बताया था, ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोलते हैं कूलॉम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसलिए मैंने कहा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ Fe और Fg दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, दूसरी बात कि जो फोर्स होता है, फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब कि चाहे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, दोनों ही जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे टू चार्ज हो Q1 और Q2, इनको मिलाने वाली ये लाइन होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर ये फोर्स की डायरेक्शन होती है। अगर हम बात करें Q1 से Q2 की हो तो मैंने भी आपको बताया F21 होता है, Q2 से Q1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा F12 हो जाएगा। दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग होगी, अगर Q1 से Q2 की बात कर रहे हैं या Q2 से Q1 की बात कर रहे हैं। सेम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मास पर। देखिए टू बॉडी के मास पर, जैसे किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करें तो बॉडी को मास, इसका मास m1 है, आप कैप्चर करेंगे उसका मास क्या है m2। तो टू बॉडी की बात थोड़ी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बात आ रही है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी अकॉर्डिंग टू लाइन ज्वाइनिंग। जैसे हम बात करें ये लिखिए, ये m1 और ये m2। अब हम m1 से m2 की बात कर रहे हैं या m2 से m1। अगर m1 से m2 की बात करें तो डायरेक्शन फोर्स की होगी, अगर m2 से m1 की बात करें तो डायरेक्शन फोर्स की ये लिखा, फोर्स एक्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। इज दैट क्लियर? तो राइट करते हैं, आगे न्यूमेरिकल देखते हैं जरा हम लोग। पॉज करके आप राइट कर लेंगे। और कल से आपको 11 क्लास के भी नोट्स प्रोवाइड होंगे, उसका भी लेक्चर आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा, देखिए कि द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन
the distance between electron and proton. The distance between electron and proton in a hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. Correct? The distance between electron and proton in a hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. Then determine ratio of Fe and Fg. Fe and Fg का रेशियो निकालना, या कभी कभी ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंपेयर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ जाता है। तो जरा बात समझ लें थोड़ी सी, क्या करता है क्वेश्चन देखिए। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। इसे हाइड्रोजन एटम की बात करें, अगर मान लीजिए 1h1 है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा, तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस में कितना, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे यहाँ पे। तो मैंने कहा एक ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और ये एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, और एक दूसरे से कह रहा 5.3 into 10 power minus 11 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं यहाँ पर देखिए। ओके, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 into 10 power minus 19 कूलम। प्रोटॉन पे प्लस का होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 into 10 power minus 31 kg। जबकि प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.675 into 10 to power minus 27 kg। ये क्या होता है, प्रोटॉन का मास होता है। अब देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या दोनों पे चार्ज है। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ये मान लेते हैं कितना है Q1, यहाँ पे कितना है Q2। दोनों का मास भी है और दोनों एक दूसरे सिग्नल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर दोनों पे चार्ज है तो इसका मतलब इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत बल काम करेगा। दूसरी बात, इसका भी मास है, इसका भी मास है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। तो टू बॉडी अगर किसी डिस्टेंस पर होगी, इस पर मास होगा, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, यानी इनके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या होता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। लिखिए, अगर दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो Fe अपॉन Fg, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो Fe अपॉन Fg इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए K Q1 Q2 अपॉन G M1 M2। अब हम वैल्यू यहाँ पे राइट कर सकते हैं। देखिए K क्या है, कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया था K की वैल्यू होती है 9 into 10 power 9। Q1 क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। Q2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10 power minus 19 अपॉन G ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.6 into 10 power minus 11। M1 कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 power minus 31, और M2 क्या है यहाँ पर, देखिए मास ऑफ प्रोटॉन 1.675 into 10 power minus 27। जब भी कैलकुलेशन करें आप सबसे पहले पावर को सॉल्व कर लिया करें। तो अगर पावर को सॉल्व करें यहाँ पर देखिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए -11 -31 -27 कितना हो जाएगा 7 8 9 9 हो गया, और 3 2 5 और 6 माइनस का 69 नीचे हो जाएगी पावर, -11 -31 -28। ऊपर देखिए 99 -38
38 में अगर आप 9 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 29। ऊपर बचेगा माइनस का 29, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻29, नीचे 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.675, पावर कितना था यहाँ पे -69, ऊपर जाएगा +69। लेस कर देंगे अगर आप तो कितना आ जाएगा देखिए 94। तो ये ऑन सॉल्विंग अप्रॉक्स जिसको सॉल्व करेंगे तो 2.27 इंटू 10⁻39 देखिए। तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी 2.27 इंटू 10⁻39 हो जाएगी। राइट कर सकते हैं 39। ये निकाला है दोनों का रेशियो। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया, आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और अगले न्यूमेरिकल सीआरडी टॉपिक नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं हम लोग, अगले वीडियो पे मिलेगा आपको। और इस चैनल को जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन जिसके कारण आपको कंटिन्यू मिलते रहें। ओके, थैंक यू।